गुड इवनिंग सभी को। और जल्द से जल्द आज के सेशन के लिए जुड़े लोग। और बहुत सारे नहीं, एक दो फोन आया था। एक लड़की को फ़ोन की थी कि एंसेंट हिस्ट्री समाप्त हो गया सर, आपको जितना भी मेन चैप्टर है आपको एको छूटा नहीं है, और जो छोटमुटबन चैप्टर है वो आपको इसमें आ जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए आप, आपको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो एक दो का फ़ोन आया था तो उनको बताए, वो हालांकि हमसे बात नहीं हो पाई। तो एक गौर करेंगे, आपको इसमें एंसेंट हिस्ट्री में जितना टॉपिक मेन है वो सब तो आपको क्लियर कर दिए आपको हम, इसमें कोई टेंशन नहीं है। जो रेगुलर क्लास कर रहे हो बेटा उनको पता होगा, है ना। और जो सोए हुए हैं उनको क्या पता चलेगा, जागा हुआ उसको पता चलेगा, है ना। और आपको इसमें सब हम आप लोग के हित के लिए ही ये आपको सेट आप लाए हैं। आपको हम जितना भी एंसेंट हिस्ट्री में पढ़ाए हैं आपको हम उसमें मेन क्वेश्चन सबको आपको लया कि हमको सब चीज़ याद हो गया, ऐसा मेरा प्रयास है। आप लोग को इस तरह से हम बताएंगे, और बहुत सी तो जानते होंगे आप लोग, ये हम बताने जा रहे हैं आपको हम। तो सब लोग जल्द से जल्द जुड़े हैं सब लोग, ताकि हम क्लास को शुरू करें। नहीं यार कमेंट्स, है ना, आपको सब लोग, और बेहतर होगा सब एकदम ईमानदारी से पढ़िएगा, हम याद करवा देंगे आपको, हम वो सोचना नहीं है ना। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आपको हम आज का पहला क्वेश्चन। शुरू करने से पहले कुछ आप लोग का हम कमेंट्स देख लें। और भी है पहले क्या इसमें संजीत कुमार, प्रणाम सर जी, आपका आशीर्वाद हमेशा हम लोग पर बना रहे, हमेशा बेटा। मेरे तरफ से पूरा आशीर्वाद भी होगा, सहयोग भी होगा। संजीत कुमार गुड इवनिंग, राजेंद्र कुमार, लीला कुमारी, राजीव नयन, पूजा कुमारी, सबको गुड इवनिंग। अमित यादव, अनुज कुमार, सुरुचि कुमारी, सबको गुड इवनिंग। आप ईमानदारी से पढ़ें, ठीक है, और ये फायदा करेगा। और आप इस तरह से पढ़ाई करें कि लगे कि हमको टोटल क्वेश्चन याद हो गया। और जितना भी जो पढ़ा रहे हैं सबको हम PDF बना करके डालने जा रहे हैं, डालते हैं टेलीग्राम पर। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा सब लोग, आपको हम कई बार बोल भी चुके हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, है ना। आपको एक चीज़ और बता दें कि अपना कोचिंग का एप्लीकेशन भी बन गया है। तो एप्लीकेशन कैसे खोलेंगे, आप खोलेंगे तो इस टाइप का दिखेगा आपको, और भी बताया जाएगा डिटेल से आपको। सोनू सर बताएंगे आपको कि किस तरह से एप्लीकेशन को खोलना है, क्या चीज़ करेंगे तो क्या चीज़ आएगा, है ना, कौन सा कोर्स कैसे परचेज करेंगे, ये सारा चीज़ बताया जाएगा आपको, है ना। आपको इस एप्लीकेशन में बहुत सारा बेनिफिट है आपको, जैसे करंट अफेयर डे टू डे का आपको दिखेगा, आपको डेली का करंट अफेयर्स जो मेन क्वेश्चन है उसको छांट के आपको दिखाएंगे। दूसरा, इसमें बहुत सारा सेट देंगे हम, रेलवे का, BPSC का, सबका सेट ऑलरेडी इसमें हम डाल देंगे, ताकि सब लोग आसानी से पढ़ें, समझ सकें। और आपको जितना भी वैकेंसीज आती हैं उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि कौन सा वैकेंसी कब आया, है ना, ये सारा चीज़ जानकारी मिल जाएगी आप लोग को, है ना। चलिए गौ करेंगे, ये सबको पता है। तो हम आज शुरू करें आज का पहला क्वेश्चन से, और देखिए मज़ा आ जाए आप लोग को, और ईमानदारी से पढ़िएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, बहुत सा को तो बुखार चढ़ा गया होगा क्वेश्चन देख कर कहीं, तो बुखार नहीं चढ़ेगा। अगर बुखार चढ़ा हुआ है तो कालपोल आपके सामने है बुखार उतारने वाला, ये जान जाइए, तो ध्यान देंगे। तो पहला क्वेश्चन है बेटा कि क्वेश्चन एकदम आराम से पढ़ेंगे, समझ में आएगी। किसने चिदम्बरम, हाँ आपको आराम से समझ में आएगी, आपको क्लियर कर दें, है ना। हाँ ये देखिएगा, क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा। किसने चिदम्बरम के निकट, चिदम्बरम तमिलनाडु में है, चिदम्बरम एक स्थान है तमिलनाडु में, चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई। कहता इनमें से किस राजा ने, क्वेश्चन समझिए, इनमें से किस राजा ने चिदम्बरम नामक स्थान के निकट, चिदम्बरम कहाँ है बेटा, तमिलनाडु में, चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम नामक शहर बसाई। गंगैकोंड चोलपुरम नामक शहर है बेटा, शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया।
तो आपको बता दें, चोल वंश के राजा राजेंद्र प्रथम थे। ऐसे एक चोल वंश का पढ़ाए हैं आप लोग को। ऐसे चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। ये दक्षिण भारत के वंश है और इसकी राजधानी थी तंजौर। जितना बात बोलते हैं यार से सुनिएगा। आपको चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी और इस वंश की राजधानी थी तंजौर। तंजौर कहिए या तंजावुर कहिए, सब एक ही चीज है। तंजौर, तंजावुर या तंजाय, सब एक ही नाम है, एक ही चीज को नाम है बेटा। तो ये तमिलनाडु में है। तंजौर, तंजावुर, तंजाय, एक ही चीज तीनों है। तंजौर कहिए, तंजावुर कहिए, तंजाय कहिए, सब एक ही चीज है। तो चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। और चोल वंश के संस्थापक विजयालय। क्लियर? आपको बता दें, प्राचीन काल में चोल वंश के शासकों ने ही भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव डाली थी। जो पंचायती राज जो व्यवस्था है आज, उस व्यवस्था को प्राचीन काल में चोल वंश के राजाओं ने आपको चलाया था। जो पंचायती राज व्यवस्था के रूप में स्थानीय स्वशासन की नींव आपको प्राचीन काल के किस वंश ने डाली थी? स्थानीय स्वशासन समझते हैं आप लोग? जो पंचायती राज व्यवस्था है बेटा, जो गांवों के विकास के लिए जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, वो इस प्रकार की व्यवस्था प्राचीन काल में भी थी, जिसको लागू किया था चोल शासक। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन की नींव आपको किस वंश के शासकों ने डाली थी? तो चोल वंश। तो गो करेंगे, चोल वंश के राजा एक राजेंद्र प्रथम भी थे। चोल वंश के एक राजा आपको राजेंद्र प्रथम भी थे बेटा। राजेंद्र प्रथम जो 1014 ईस्वी में चोल वंश के राजा बने थे। जितना बात बोलते हैं उसको कान खोल के सुन लीजिएगा। आपको राजेंद्र प्रथम चोल वंश के राजा थे। राजेंद्र प्रथम, इसमें जितना भी राजा का नाम है सब चोल वंश का राजा है, याद रखिएगा। आपको राजा राज प्रथम भी चोल वंश के राजा है, राजेंद्र प्रथम भी, कुलोत्तुंग चोल भी, ये सब आपको चोल वंश के राजा है। तो चोल वंश के राजा राजेंद्र प्रथम ने आपको बंगाल में पाल वंश के शासक महिपाल को हराया था। इसका मतलब यह हुआ कि राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर अटैक किया। बंगाल पर अटैक किया था, आक्रमण। बंगाल पर जब आक्रमण किया था, उस समय बंगाल के राजा थे पाल वंश के राजा महिपाल। पाल वंश के राजा महिपाल थे। इन्होंने बंगाल पर जब अटैक किया तो महिपाल से लड़ाई हुआ। बंगाल पर आक्रमण क्यों किया? बंगाल को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए। पहले के राजा तो साम्राज्य का विस्तार करते थे। तो बंगाल में पाल वंश के राजा थे महिपाल। महिपाल और राजेंद्र प्रथम में युद्ध हुआ। राजेंद्र प्रथम विजयी हुए, मैंने बंगाल के शासक को हरा दिया। हरा कर करके बंगाल के कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया। बंगाल के जिस भूमि को कब्जा किया उस भूमि का नाम है गंगैकोंड चोलपुरम। गंगैकोंड चोलपुरम, समझ गए? तो गो करेंगे, गंगैकोंड चोलपुरम आपको नामक शहर कौन बसाया बेटा? राजेंद्र प्रथम। गो करेंगे, और चोल वंश की राजधानी भी इसको बना दिया, गंगैकोंड चोलपुरम को। ऐसे चोल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी तंजौर, समझ गए? गंगैकोंड चोलपुरम नामक शहर किसने बसाई? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम किस वंश के राजा? चोल वंश के राजा। चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है जानते हैं ना? चोल, चेर, पांड, तीनों का प्रतीक चिन्ह बताए थे। चोल वंश का प्रतीक चिन्ह है शेर या सिंह, और पांड का है मछली, और चेर का है धनुष। जितना बात बोलते हैं उसको जरूर याद रखिए बेटा। आपको चोल वंश का प्रतीक चिन्ह है आपको शेर या सिंह, और पांड वंश का प्रतीक चिन्ह है मछली, और चेर वंश का प्रतीक चिन्ह है आपको धनुष। चोल, चेर, पांड, याद हुआ? चोल वंश का प्रतीक चिन्ह है आपको, गो करेंगे, चोल वंश का प्रतीक चिन्ह है आपका कौन सी बेटा? शेर या सिंह, और पांड वंश का मछली, और चेर का धनुष। बहुत सारा क्वेश्चन आपको ए आया था, ठीक है? कोई का बी आया, कोई का सी आया। ऐसी मनमाना बोलते रहो, ऐसे ही ध्यान देंगे तो आंसर होगा बेटा बी। आंसर कौन होगा बेटा? बी। हम बता चुके आंसर आपको। आंसर कौन होगा? बी होगा बेटा आपका। क्लियर हो गया?
ये क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। आ जाइए यहां पर, ये भी बोला हुआ पढ़ाया हुआ आप लोग को, जो क्लास किए हैं गौ करेंगे, जो दूसरा तलाश में रहते हैं उनको क्या पता चलेगा ये सब चीज। देखिए यहां पर क्या सुमेलित कीजिए, इसका मतलब मिलान कीजिए। इधर है चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन, इधर प्रशासनिक इकाई का नाम है। जैसे आज हमारे यहाँ प्रशासनिक इकाई है बेटा हमारा देश में, कौन सी? देश, राज्य, कमिश्नरी, जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत, वार्ड, ये सब जो है प्रशासनिक इकाई है आज के दौर में। लेकिन चोल काल में प्रशासनिक इकाई थी मंडलम, बलनाडु, नाडु, कुर्रम, ये सब प्रशासनिक इकाई का नाम है चोल काल के। तो गौ करेंगे तो चोल काल में मंडलम कहा जाता था राज को। मंडलम किसको बेटा? राज को। तब प्रांत माने राज होता है, यानी मिलान कीजिए तो मंडलम किसके लिए प्रयुक्त हुआ? प्रांत के लिए, है ना। माने मंडलम किसके समतुल? प्रांत के। माने चोल काल में प्रांत को यानी राज को मंडलम कहा जाता था। क्लियर हो गया? उसी तरह से चोल काल में कमिश्नरी को आपको बलनाडु या कोट्टम कहा जाता था। कमिश्नरी समझते ना सब लोग? कमिश्नरी को हिंदी में आज परमंडल बोलते हैं। कमिश्नरी अंग्रेजी शब्द है बेटा, जिसके मेन होते हैं कमिश्नर साहब, आयुक्त, प्रमंडलीय आयुक्त भी कहते हैं। वो करेंगे तो चोल काल में, बात को समझिएगा, चोल काल में एक प्रशासनिक इकाई थी बलनाडु या कोट्टम, जो कि आज के प्रशासनिक इकाई से तुलना करते हैं तो कमिश्नरी के तुल्य है। कमिश्नरी। नाडु कहा जाता था जिला को। आज हम लोग जिसको जिला कहते हैं तो चोल काल में जिला को नाडु कहते थे। तो नाडु के मतलब जिला। और गांव के समूह को कुर्रम कहा जाता था। चोल काल में ग्राम समूह को यानी गांव के समूह को आपको कुर्रम कहा जाता था। एकदम सामने सामने मिला लीजिए आप, तो आंसर हो गया आपको एक। क्या चीज है समझ गए? इस चोल काल की प्रशासनिक इकाई का नाम है, ठीक है। और इसको आज किस नाम से जानते हैं? या चोल काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? मंडलम। चोल काल में कमिश्नरी को क्या कहा जाता था? बलनाडु या कोट्टम। जिला को क्या कहा जाता था? नाडु। ग्राम समूह को क्या कहा जाता था? कुर्रम। समझ गए? तो ये आशा करते हैं बेटा कि आप लोग को याद हो गई होगी, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। बता देंगे विकास कुमार आपको क्या गलत बताते हैं बेटा आपको? विकास कुमार तुम बताओ क्या गलत है तुम्हारा? एक गौ करेंगे, विकास तुम बताओ कि क्या गलत लग रहा है तुमको? चलिए बहुत अच्छा, कमेंट्स करके बताओ। गौ करेंगे मनीष अनमोल सर आवाज नहीं आ रहा है, अच्छा से आवाज नहीं मिल रही है, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग। आपको गौ करेंगे विकास तुम बताओ कि क्या गलत है तुम्हारा, ठीक है। चलिए तो एक क्लियर है बेटा आपको, यानी ए हो जाएगा आपका दूसरा का ए, आपका दूसरा का एक आंसर हो गया, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ए जान जाइए, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ए स्पष्ट है वो। तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा आगे। अगला क्वेश्चन है कि किस पाल शासक को गुजराती कवि सोठल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? एक उपाधि दिया था बेटा उत्तरापथ, उत्तरापथ स्वामीन का, उत्तरापथ स्वामीन लिखा हुआ भी है, एक साथ लिख लीजिएगा। करा किस पाल शासक, पाल वंश का नाम सुने आप लोग? पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल। क्लियर है? और इसकी राजधानी थी उसमें मुंगेर। सबसे पहले पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। पाल वंश में कई राजा हुए, आपको गोपाल हुआ, धर्मपाल हुआ, देवपाल हुआ, नयपाल हुआ, चंद्रपाल हुआ, कई पाल हैं। लेकिन पाल वंश के संस्थापक याद रखिएगा गोपाल, ठीक है। गोपाल ने ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि बिहार शरीफ में थी। आपको गोपाल ने ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आवाज आपको जा रही है कि नहीं? स्पष्ट बताओ बेटा, आवाज जाएगी? कोई कह रहा है कि साउंड इज कमिंग प्रॉपरली, साउंड आपको नियमित रूप से पहुंच रहा है आपको ढंग से? चलिए आ रहा है आवाज सर। चलिए आप लोग कुछ जो हमको जैसा फीलिंग होता है, कुछ जो जीव हैं यहाँ पर जैसे कुछ अजीब टाइप का भी कर रहे हैं वो, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि बेटा वैसा न करें, ठीक है।
जैसे आपको एक आवाज आया, किसका? एक था विकास कुमार। क्या गलत था उसको तो हमको बताया नहीं, ठीक है, खाली कहा गलत है सर। क्या गलत है बताओ हमको तुम। चलिए अब आराम से पढ़िए, अगर वास्तव में बेहतर करना है तब। अब बिना जाने पर सुने आप ऐसा ना करें, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए क्वेश्चन भी देखिएगी आपको। चलिए अब देखेंगे। हाँ, करा कि किस पाल शासक को गुजराती कवि सोठल ने उत्तरा स्वामीन कहा? उत्तरा पथ स्वामीन। उसको बंद करो ना, आवाज बंद करो। गो करेंगे तो पाल शासक बताया बेटा कि पाल वंश थी, पाल वंश के शासक को पाल शासक कहा गया। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने 750 ईस्वी में, 750 ईस्वी में। और पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। पाल वंश के प्रतापी राजा धर्मपाल थे। पाल वंश के प्रतापी राजा कौन थे? धर्मपाल थे, याद रखिएगा। वही धर्मपाल जिन्होंने, कहा था कि वही धर्मपाल जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? गोपाल ने, जो कि पाल वंश के राजा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में है। और ये तो सबको पता है कि भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। और दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना आपको 750 ईसा पूर्व में राजा तक्ष ने की थी और तक्षशिला में है। तक्षशिला आज पाकिस्तान में है बेटा। तो दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ठीक है। भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय कहेगा तो आपको नालंदा विश्वविद्यालय है। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में है, जिसकी स्थापना गोपाल ने की। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर के पास है, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने की, नहीं धर्मपाल ने की। तो कहता किस पाल शासक को, पाल वंश के किस शासक को या किस राजा को गुजरात के कवि सोठल, गुजराती कवि सोठल ने उत्तरापथ स्वामी कहा या उत्तरापथ स्वामीन उपाधि दिया? तो ये कहा था आपको धर्मपाल को। ये उपाधि किसको दिया था? धर्मपाल को, जो कि पाल वंश के प्रतापी राजा थे। पाल वंश के प्रतापी राजा धर्मपाल, ठीक है। चलिए तो धर्मपाल को एक उपाधि उत्तरापथ स्वामी का भी कौन दिया? गुजराती कवि सोठल ने, माने गुजरात के कवि सोठल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ईमानदारी से पढ़िए और आपको बेहतर करा देंगे। मन में कोई संदेह रख करके नहीं, आपको ये जान जाइए, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, जानते हैं आप लोग। हाँ चलिए बहुत अच्छा, आगे चलिए। कहता सूची 1 में दी गई मंदिर निर्माण शैली को सूची 2 में दिए गए उसके प्रसार क्षेत्र से सुमिलित कीजिए। एक तरफ बेटा मंदिर निर्माण की शैली है, तरीका, एक तरफ मंदिर निर्माण की शैली है और दूसरे तरफ ये शैली, इस शैली में मंदिर किस क्षेत्र में बनाई जाती हैं वो दूसरा तरफ है। मिलान करना आपको है। जैसे नगर शैली नहीं, नागर शैली होना चाहिए, मिस प्रिंट है यहाँ पर। ये नागर शैली है बेटा, याद रखें, नागर शैली, नागर शैली। ऐसे बता दें कि नागर शैली में मूर्ति, ये मंदिर कहिए आपको, नागर शैली में मंदिर जो बनाई जाती हैं उत्तरी भारत में, अब खास करके राजस्थान में। राजस्थान का नाम सुने ना, राजस्थान उत्तरी भारत में है। ऐसे उत्तरी भारत और राजस्थान भी कहे, उत्तरी भारत में ही राजस्थान आता है। तो उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत समझते हैं आप लोग? आपको पता है बेटा, इंडिया का मैप देखे हो तो लोग, इंडिया में एक विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत के ऊपर जितना भी भारत का भाग है उत्तरी भारत, इसके नीचे ये दक्षिणी भारत है, ये आप जानते हैं। तो उत्तरी भारत में हिमालय से बिंद तक आपको उत्तरी भारत में कहता है जो मंदिर जिस शैली में बनाई जाती हैं उस शैली को नागर शैली कहा जाता है। क्लियर? बेसर शैली, बीच में बस है, बेसर बस है बीच, ट्रिक बता रहे हैं आपको हम। आपको बीच में मध्य प्रदेश पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में खास कर करके ऐसे विंध्याचल पर्वत जो है करेंगे, तो मध्य प्रदेश में जो मंदिर बनाने की शैली है या मध्य भारत में
जो मंदिर बनाने की शैली है उसको कहा जाता है बेसर शैली। अब मध्य भारत आता है विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी तक। क्लियर है? द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत का है। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत का मतलब अभी बताएं आपको, विंध्याचल पर्वत से नीचे जितना भी भारत का क्षेत्र है वो दक्षिण भारत है। तो इसमें आपको गुजरात भी, कर्नाटक भी, केरल भी, गोवा भी, तमिलनाडु भी, आंध्र प्रदेश भी सब आ जाएगा। तो दक्षिण भारत में वही कह रहा है कि कृष्णा नदी के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कहाँ है बेटा? तमिलनाडु में। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु। नाम सुने आप लोग? एक जानते होंगे आप लोग, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है और तमिलनाडु यहाँ पर है। तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु भी आ गया। दक्षिण भारत में मंदिर बनाने की शैली को कहा जाता है द्रविड़ शैली। तो सामने सामने मिला लीजिए आप लोग, ये आंसर हो गया आपका। नहीं समझ गए होंगे आप लोग, ये मंदिर बनाने की शैली है बेटा। और आपको बता दें, प्राचीन काल में मंदिर बनाना प्रारंभ किया था गुप्त शासकों ने। मंदिर बनना जो शुरू हुआ भारत में प्राचीन काल में, वो गुप्त काल से, मैंने गुप्त शासकों ने मंदिर बनाने की कला की शुरुआत की थी या मंदिर बनाई, या मंदिर बनना शुरू हुआ था गुप्त काल से। बाल विवाह का प्रचलन भी गुप्त काल से ये शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए तो आंसर कौन हुआ बेटा? 1 2 3 ए। क्या समझ गए सब लोग? चलिए गौर करेंगे। या ऐसे भी याद रखो कि उत्तर भारत में मंदिर बनाने की शैली नागर शैली, मध्य भारत में ऊपर उत्तर हो गया, बीच में मध्य हो गया, मध्य भारत में मंदिर बनाने की शैली बेसर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। क्लियर है? गौर करेंगे, इसमें कोई लफड़ा नहीं है वो। ये आशा करते हैं बेटा कि आप लोग समझ गए होंगे। हाँ चलिए, धर्मेंद्र कुमार कह रहे हैं वो कि आपके कारण सर मेरा जीके में इंटरेस्ट आया है सर। ये सब कुछ में जो भी पढ़ाएंगे बेटा सब में इंटरेस्ट ला देंगे हम। ये ऐसा मेहनत करते हैं बेटा, सब मेहनत का फल होता है। अभी मेहनत करोगे आपको भी सफलता मिलेगी। ये सब मेहनत का फल होता है। एकदम ईमानदारी से पढ़ो बेटा। एक संकट का दौर गुजर रहा है आपका, संकट का समय चल रहा है, वो ऐसे में अगर बेहतर नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। आपको नेहा कुमारी कह रही है कि पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा। क्या पिक्चर आप लोग को स्पष्ट नहीं आ रही है क्या? एक क्वेश्चन देखिए, वो नेहा कुमारी कह रहे हैं कि पिक्चर साफ से नहीं आ रहा है। देखिए पिक्चर साफ से आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है आप लोग को? कमेंट्स में बताइए हमको। कमेंट्स करके बताइएगा कि पिक्चर क्लियर है कि नहीं। अरे अंजू कुमारी करें आ रहा है वो, गौ करेंगे। नेहा को नहीं आ रहा है। चलिए गौ करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलिए बेटा। कहता निम्नलिखित अंग्रेजों में से, ये सब अंग्रेज का नाम लिखल है, इंग्लैंड वाला सब है। निम्नलिखित मैंने नीचे जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता, भागवत गीता धार्मिक ग्रंथ है, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ऐसे भागवत गीता मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई है, उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था एक अंग्रेज, और अंग्रेज का नाम था चार्ल्स विल्किंस। कौन था बेटा? चार्ल्स विल्किंस। याद रखिएगा, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस। भागवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है और सबको पता है कि भागवत गीता में जो कृष्ण भगवान अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, ये सारा चीज लिखा हुआ बेटा, ये गौ करेंगे। तो भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंस। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। देवनागरी लिपि ये लिखने की शैली होती है। आप पढ़े होंगे खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि पढ़े आप लोग, किलाक्षरी लिपि, कई लिपियां हैं। ग्रीक लिपि, आर्मेइक लिपि, ग्रीक लिपि, कई लिपि है। तो सबके बारे में जान जाइए, एक बार में क्वेश्चन पूछता है। ये लिखने की शैली है। तो आपको पता होगा कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि थी ब्राह्मी लिपि। भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन है बेटा? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, जिस ए लिपि में लिखवाना शुरू किया था राजा अशोक,
इस लिपि का प्रयोग करने वाला पहला राजा था अशोक, जिन्होंने अपने शासनकाल में शिलालेख जो लिखवाया था, शिलालेख मतलब सील पर कुछ लिखवाया था अपने बारे में। सील माने पत्थर, पत्थर पर कुछ लिखवाया था, वो शिलालेख हुआ। भारत में ये पहला राजा था अशोक प्राचीन काल का, जिन्होंने शिलालेख लिखवाना शुरू किया था। पता है कि नहीं? देंगे तो शिलालेख लिखवाया था वो ब्राह्मी लिपि में। सबसे पहले कौन लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। बाद में तो चारों लिपि में लिखवाया। बाद में आपको ब्राह्मी में भी, खरोष्टी में भी, ग्रीक में भी, अरमेइक में भी लिखवाया, लेकिन सबसे पहले ब्राह्मी लिपि। तो भारत की सबसे प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि। अब ब्राह्मी लिपि से ही उद्भव हुआ है देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि का ही आधुनिक नाम, नया नाम देवनागरी लिपि है, जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। हम लोग जो हिंदी लिखते हैं, खास करके हिंदू समाज के लोग और वो करेंगे, वो बाएं से दाएं लिखते हैं कि नहीं? देवनागरी लिपि या ब्राह्मी लिपि दोनों एक ही है। ये कहिए कि देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम हो गया ब्राह्मी लिपि, अब ब्राह्मी लिपि का आधुनिक नाम क्या हो गया? देवनागरी लिपि। आधुनिक नाम मतलब नया नाम देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि का ही नया नाम है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है देवताओं की लिपि, देवताओं की लिपि। क्लियर है? तो ब्राह्मी लिपि का उदय भारत में हुआ था। ब्राह्मी लिपि का उदय कहां हुआ था? भारत में। अब भारत में भी उत्तर भारत में, ठीक है। ब्राह्मी लिपि का उदय कहां हुआ? उत्तर भारत में। क्वेश्चन पूछा गया। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि का उदय पाकिस्तान में। खरोष्टी लिपि का उदय कहां हुआ था बेटा? पाकिस्तान में, ठीक है। आपको खरोष्टी लिपि का उदय पाकिस्तान में। खरोष्टी ई लिखा जाता है बाएं से दाएं, ई लिखा जाता है ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, जो हम लोग लिखते हैं इधर से इधर, और खरोष्टी लिखा जाता है दाएं से बाएं, जैसे उर्दू वगैरह। तो जितना भी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती हैं वो खरोष्टी लिपि है, ठीक है। खरोष्टी लिपि क्लियर, ये सबको पता है। और आपको ये भी क्लियर कर दें, इसमें कोई टेंशन नहीं है। वो आगे चलिए। तो यहां क्लियर हो गया कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम क्या था? ब्राह्मी लिपि। ये वाला ब्राह्मी है, ऐसे लिख दिया है। आ जाइए। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जैसे रवि कीर्ति, आपको पता होगा, एगो पढ़ोगे एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख पढ़ोगे। एहोल, एहोल एक जगह है कर्नाटक में बेटा। एहोल अभिलेख, अभिलेख समझते हैं? माने अभिलेख जो कुछ लिखा हुआ मिला, कहां से? अभिलेख से। कुछ लिखा हुआ मिला कहां से? एहोल से, इसलिए नाम हो गया एहोल अभिलेख। आपको प्राचीन काल के कुछ दस्तावेज लिखे हुए मिले, प्राचीन काल का लिखा हुआ मिला, वो अभिलेख कहलाया। और जिस स्थान से मिलता था उस अभिलेख का नाम उसी स्थान के नाम पर। एक अभिलेख मिली एहोल से, एहोल कहाँ? कर्नाटक में, तो एहोल अभिलेख कहलाया। एहोल अभिलेख को लिखा था रवि कीर्ति। एहोल अभिलेख को किसने लिखा था? रवि कीर्ति। एहोल अभिलेख में चालुक्य वंश के राजा या चालुक्य वंश बतापी के राजा पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन है। एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन, किसका वर्णन? पुलकेशिन द्वितीय। और इसकी रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने। तो मिलान कर दो, तो रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख लिखा, इसमें किसका वर्णन? पुलकेशिन द्वितीय का, यानी इसे मिला दीजिए। चलिए, हरिसेन, आपको पता होगा हरिसेन के बारे में कि हरिसेन रहता था, जानते किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में। हरिसेन रहते थे किसके दरबार में? आपको समुद्रगुप्त के दरबार में। पता है? दंडी रहते थे। आपको दंडी जो रहते थे ये सबको पता है। यहां पर देखिए, यहाँ थोड़ा सा अति हुआ है आपका, आप ऐसा कर दीजिए, इसका ऑप्शन नहीं दिया। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है बेटा? देखिए, आप यहां देखिए, यहां हमको ऑप्शन खोज रहे थे हम। देखिए, तो एक गौ करेंगे, हरिसेन रहते थे किसके दरबार में? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का नाम सुने बेटा? जो गुप्त वंश के राजा थे। तो ये जोड़ा सही नहीं है। जो जोड़ा सही नहीं है उसी को चुनना है। तो आंसर सी हो गया, बाकी सब जोड़ा सही है। मैंने रवि कीर्ति का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से। कैसे? क्योंकि रवि कीर्ति ने एक अभिलेख लिखा था एहोल अभिलेख, जिसमें किसका वर्णन? पुलकेशिन द्वितीय का।
दंडी जो रहते थे नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में या दरबार में। दंडी एक लेखक था बेटा, कवि था, जो कि नरसिंह वर्मन के दरबार में, नरसिंह वर्मन पल्लव वंश के राजा, नरसिंह वर्मन पल्लव वंश के राजा थे बेटा, ठीक है। तो दांडी ऐसे लिखा था पूरा, तो दांडी किसके दरबार में? पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में। और भभूति रहते थे कनौज, कनौज यूपी में है। कनौज कहाँ है बेटा? कनौज के राजा यशोवर्मन, कनौज के राजा यशोवर्मन के दरबार में रहते थे भभूति। भभूति भी दरबारी कवि थे। तब दिमाग में रखिएगा, तो रवि कीर्ति का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से, भवभूति का संबंध है कनौज के यशोवर्मन से, और दांडी का संबंध है नरसिंह वर्मन प्रथम से। हरिसेन का संबंध है समुद्रगुप्त से, क्योंकि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, या इलाहाबाद का अभिलेख, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन था। एक क्वेश्चन पूछता है बेटा कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है किससे है? तो हरिसेन। हरिसेन किसके दरबारी कवि? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? B.A. स्मिथ थे। B.A. स्मिथ ने 1904 ईस्वी में किताब लिखी थी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब के लेखक B.A. स्मिथ हैं। उसी किताब में उन्होंने आपको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन किसको? समुद्रगुप्त को, ठीक है। चलिए, तो एक समझ गए आंसर कौन हो गया? सी बेटा, ये सुमेलित नहीं है। हाँ, आगे चलेंगे बेटा, इसमें कोई टेंशन नहीं है आपको। चलिए अगला देखिए, नागानंद का रचनाकार कौन थे? नागानंद एक किताब है बेटा, नागानंद एक किताब है। ऐसे आपको हम बता दें, वहां तो एक किताब का नाम है, हम 3 किताब का नाम लेते हैं। नागानंद, नागानंद गौर से समझिएगा, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, 3 किताब है। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, तीनों किताब के लेखक हर्षवर्धन है। कौन है बेटा? तीनों किताब के लेखक कौन है? हर्षवर्धन, उन्होंने रचना की थी। तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन। आपको हर्षवर्धन को भारतीय इतिहास में शिलादित्य कहा जाता है, शिलादित्य। हर्षवर्धन को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है बेटा? शिलादित्य। आपको पता है कि हर्षवर्धन राजवर्धन का भाई था और प्रभाकर वर्धन का बेटा, प्रभाकर वर्धन का बेटा। हर्षवर्धन के बाप का नाम था प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन के बहन का नाम था राजश्री, हर्षवर्धन के माता का नाम था यशोमती, हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन के माता का नाम यशोमती, हर्षवर्धन के बहन का नाम राजश्री। सबको पता है कि हर्षवर्धन 606 ईस्वी में आपको वर्धन वंश का राजा बना था, क्लियर है? 647 तक रहा था। हर्षवर्धन के काल में ही आपको चीनी यात्री हिनसांग, हर्षवर्धन के काल में ही चीनी यात्री माने चीन के यात्री ह्वेनसांग आया था, आपको 629 ईस्वी में और 645 तक रहा था हिनसांग। आपको चीनी यात्री हिनसांग किसके दरबार में आया? हर्षवर्धन, हसे हर्षवर्धन हसे हिनसांग। हर्षवर्धन के दरबार में हिनसांग आया चीनी यात्री। कब आया? 629 में। और कहा जाता है बेटा कि वो 645 ईस्वी तक भारत में रहा था। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित भी कहा जाता है। आपको ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित भी कहा जाता है। हर्षवर्धन को, सॉरी, ह्वेनसांग को, ह्वेनसांग ने किताब लिखी थी CU की। ह्वेनसांग ने एक किताब लिखी थी CU की। तो CU की किताब के लेखक कौन बेटा? हिनसांग, हिनसांग, ये झर गया, हिनसांग, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था। क्लियर? चलिए गो करेंगे, अगला आगे चले हम लोग। अब हर्षवर्धन से जुड़ा ही क्वेश्चन एक और आ गया। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? आपको कई संवत बताए होंगे आपको,
एक है आपका हिजरी संवत, हिजरी संवत। एक है शक संवत, शक संवत। एक है गुप्त संवत, ठीक है। एक है विक्रम संवत, एक है हर्ष संवत। देखिए सब पूछा गया है और सबसे कम बार इसको पूछा गया है। हिजरी संवत की शुरुआत 622 में हुई थी, 622 ईस्वी। याद रखिए, एक जगह बोल रहे हैं बेटा, हिजरी संवत एक कैलेंडर थी। आपको पता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था और मृत्यु मदीना में। मक्का और मदीना दोनों सऊदी अरब में है, मक्का और मदीना दोनों सऊदी अरब में है बेटा, याद रखिएगा। तो पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना यात्रा किए थे। इसी उपलक्ष्य में एक तीर्थ यात्रा था, मक्का से मदीना तीर्थ यात्रा किए थे। इसी उपलक्ष्य में आपको, इसी उपलक्ष्य में एक क्लियर कर दें, आपको इसी उपलक्ष्य में आपको हिजरी संवत की शुरुआत 622 में हुई थी। तो हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई बेटा? आपको 622 में। हिजरी संवत की शुरुआत 622। आपको पता है कि जब कनिष्क, कुषाण वंश का प्रतापी राजा कनिष्क था, कुषाण वंश का प्रतापी राजा कनिष्क, पढ़ा चुके हैं हम, कुषाण वंश पढ़ा चुके हैं। कुषाण वंश का प्रतापी राजा था कनिष्क। कनिष्क जब आपको 78 ईस्वी में, कनिष्क जब 78 ईस्वी में आपको राजा बना कुषाण वंश का, तो राज्याभिषेक हुआ। तो राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में कैलेंडर जारी किया जिसका नाम था शक संवत। तो शक संवत की शुरुआत कब हुई? 78 ईस्वी में। किस उपलक्ष्य में? कौन जारी किया? कनिष्क ने। किस उपलक्ष्य में? गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में। चलिए, गुप्त संवत की शुरुआत 320 ईस्वी में। आपको गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू की थी। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक शासक था। ऐसे गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक शासक चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम कौन था बेटा? चंद्रगुप्त प्रथम, जो 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कोई को बुक में 319 भी देता है, आप 320 याद रखिएगा। जो करेंगे आपको फिर विकास करेगा वो कि गलत पढ़ा रहे हैं सर, गलत पढ़ाते हैं हम। आपको बता दें कि आपको गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी, उनका राज्याभिषेक हुआ था। इसी उपलक्ष्य में एक कैलेंडर जारी किए थे जिसका नाम था गुप्त संवत 320 ईस्वी। कोई को बुक में 319 भी दिए हुए हैं। चलिए गौ करेंगे। कहता है विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत की ईसा पूर्व है, विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी। आपको किस उपलक्ष्य में? ऐसे तो कहा जाता है कि आपको सातवाहन शासक जब रोम के साथ व्यापार करते थे, इस उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में। और हर्ष संवत की शुरुआत हर्षवर्धन ने शुरू की गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में। हर्षवर्धन जब राजा बना 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन कौन वंश का राजा? वर्धन वंश का। जब राजा बना, वो करेंगे, राजधानी बना था कनौज को। राजधानी किसको बना था? कनौज को। कनौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो हर्षवर्धन जब शासक बना था 606 ईस्वी में, इसी उपलक्ष्य में उन्होंने हर्ष संवत की शुरुआत की थी। तब सुन लीजिए, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ठीक है, आगे चलिए, मिलाइए, गौ करेंगे। इधर पत्नी का नाम लिखा हुआ है, इधर शासक का नाम लिखा हुआ है, इधर पत्नी का नाम लिखा हुआ है। नहीं, चलिए, चंद्रगुप्त प्रथम के पत्नी का नाम था कुमार देवी, बिल्कुल सही। रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी थी दत्ता देवी, बिल्कुल। और रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी प्रभावती गुप्त। ये बात को समझेंगे, इसमें कोई लफा नहीं। तो ये आंसर हो गया 1 2 1 2
तो गौ करेंगे यहां थोड़ा सा एक चीज और ऐसे कर लेंगे। आपको समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था आपको प्रभावती गुप्त, इसको ऐसे मिला लीजिएगा, थोड़ा गलती हुआ है बेटा, हम सुधार दें। आप समुद्रगुप्त, हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी, रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी, पढ़ा चुके हैं हम। देंगे समुद्रगुप्त की पत्नी थी प्रभावती गुप्त। समुद्रगुप्त की पत्नी कौन थी बेटा? प्रभावती गुप्त। और रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी दत्ता देवी। दत्ता देवी, समझ गए सब लोग? तो मिला लो बेटा, एक का एक, दो का दो, एक दो तो सही है, और सी का 4, तो सी का 4 ए, आंसर देखिए डी। समझ गए? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था कुमार देवी। रामगुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का भाई था, बड़ा भाई, रामगुप्त के पत्नी का नाम था आपको ध्रुव देवी। अपनी पत्नी को सौंप दिया था सकराट को, शकों के राजा को। तो इसका छोटा भाई को काफी तकलीफ हुआ था, पता है ना आपको, तब यहां से शकों को मार भगाया था, इसलिए सकारी कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। और ये पत्नी, रामगुप्त ने अपना पत्नी सौंप दिया था दूसरा को, जो कि इसके छोटा भाई को बहुत तकलीफ लगा। तब किसको सौंपा था? शकों को। तब शकों से छुड़ाया कौन? पढ़ा चुके हैं हम, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और उससे शादी कर ली अपनी भाभी से। तो रामगुप्त की पत्नी थी पहले ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त की पत्नी प्रभावती गुप्त, और रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी दत्ता देवी। याद रखिएगा। आगे चलें बेटा हम लोग। चलिए गौर करेंगे, बहुत अच्छा, हाँ ये गौर करेंगे, ये स्पष्ट है वो। अब आगे देखें हम लोग, यहां करा किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी, यानी विजय हासिल किया था? करा किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ के 12 राज्यों, देंगे दक्षिण के 12 राज्यों पर अधिकार किया था, दक्षिण भारत के, और उत्तरा पथ के 8 राज्यों पर। इस पर उत्तरा पथ में नहीं लिखा हुआ है, उत्तर भारत के 8 राज्यों पर और दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर ये विजय हासिल किया था समुद्रगुप्त। इसलिए B.A. स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा था, इसीलिए क्योंकि समुद्रगुप्त ने आपको उत्तर भारत के 8 राज्यों पर और दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर अधिकार किया था। इसलिए आपको B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। आंसर कौन होगा बेटा? समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक को? तो समुद्रगुप्त को। दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी, दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर विजय हासिल किया था, मैंने जीत दर्ज की थी, होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का पहला शासक था, ठीक है, जानेंगे जो बीना वादक था। बीना वादक, क्योंकि इन्होंने जो सिक्के चलाए थे उन पर इनको बीना बजाते दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त बीना वादक था, बीना बजाता था। भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? बीना, जो कि औरंगजेब बजाता था। और अकबर नकारा बजाता था, नगाड़ा जिसको कहते हैं आप लोग। अकबर किस वाद्य यंत्र को बजाता था? नकारा। ये बोनस दे दिए, यहां ना बोलते काम चलता। आगे चलिए, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय का चर्चा हुआ है ना? गौ करेंगे, एक चीज बता दें, हर्षवर्धन जो वर्धन वंश के राजा था, हर्षवर्धन को हराया पुलकेशिन द्वितीय ने। ये चालुक्य वंश के राजा था पुलकेशिन द्वितीय ने, अब पुलकेशिन द्वितीय को हराया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम, याद रखिएगा, ये पल्लव वंश के राजा है, ये पल्लव वंश के राजा, ये आपको चालुक्य वंश के राजा, ये वर्धन वंश के राजा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर 630 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, ठीक है। हर्षवर्धन को किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इस क्रम को याद रखिएगा, इसे क्वेश्चन पूछता है बेटा, है ना। तो हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर, वही नर्मदा नदी जिसको गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपको नर्मदा नदी गुजरात के लोगों को फायदा पहुंचाती है, पानी देती है सिंचाई के लिए, तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, जानते होंगे आप लोग। और नर्मदा नदी के बारे में जानते होंगे कि ये डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती हैं। ये रट लिए हैं आप, समझ में नहीं आता आपको डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होता है, हमको पता है।
चलेंगे बेटा आप लोग, चलिए गौ करेंगे। सबको ध्यान दे बेटा। आपको चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? अभी ना बताया, पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। हर्षवर्धन को पराजित किया पुलकेशिन, अब पुलकेशिन को कौन? नरसिंह वर्मन। तो क्या पूछ रहा, पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। आंसर बेटा आपका बी हो जाएगा, है ना। आगे चलिए, कदम वंश या कदम राज के कदम वंश, कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की। जानेंगे कदम वंश की स्थापना किसने की? मयूर शर्मन ने की। उसने अपना राजधानी किसको बनाया? तो अपना राजधानी ये बनाया था बनवासी को, जो कि गोवा के पास है बेटा, बनवासी गोवा के पास। या बनवासी का दूसरा नाम है बैजयंती। बनवासी। आपको कदम वंश की स्थापना, सब छोटा छोटा वंश है। कदम वंश की स्थापना किसने की? तो मयूर शर्मन ने। अपना राजधानी किसको बनाया? बनवासी को। बनवासी कहाँ है? गोवा में। बनवासी का दूसरा नाम क्या है? बैजयंती। बैजयंती माला नहीं, सिर्फ बैजयंती। क्लियर? तो वही करा, कदम राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की। उसने राजधानी किसको बनाया? बनवासी को। बनवासी को ही बैजयंती बोलते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? हर्ष माने हर्षवर्धन समझेंगे आप। हर्ष माने हर्षवर्धन, जिनको शिलादित्य भी कहा जाता है। हर्षवर्धन को, आपको हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है ना। तो बंगाल का कौन सा शासक हर्षवर्धन के समकालीन था? तो बंगाल का ऐसे प्राचीन नाम गौंड भी है। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है बेटा? गौंड। ठीक है, तो जिसमें हर्षवर्धन राजा थे उसमें बंगाल के राजा था शशांक। कौन था बेटा? शशांक। यानी हर्षवर्धन के समकालीन था। हर्षवर्धन के समकालीन कौन था? गौंड के राजा शशांक, यानी बंगाल के राजा शशांक। वही शशांक ने बोधि वृक्ष के टहनी को कटवा दिया था। जो बोध गया में जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको कटवाया था कौन? राजा शशांक। राजा शशांक, ठीक है, जो कि गौंड का राजा था, यानी बंगाल का। क्लियर? तो ये हर्षवर्धन के समकालीन थे। तो बोधि वृक्ष को के टहनी को किसने कटवाया? तो शशांक ने। ठीक है, जो कि गौंड का राजा। किसके समकालीन? तो हर्षवर्धन। चलिए बेटा आप लोग आगे बढ़े, एक क्लियर है, इसमें कोई टेंशन नहीं। चलिए बहुत अच्छा, मेहनत करो बेटा, सब याद हो जाएगा वो। आगे देखिए, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाई गई? किसके याद में बनाया गया? बता दें, कहा जाता है दिल्ली के मेहरौली के, दिल्ली में एक मेहरौली है बेटा जगह, वहां एक मेहरौली स्तंभ भी है। बता देंगे आपको, बता दें, हम क्लियर कर दें आपको। हम आपको मेहरौली एक जगह है दिल्ली में बेटा, मेहरौली दिल्ली में एक जगह है। बता देंगे वहां पर कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद भी है। बता देंगे मेहरौली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। तो एक क्वेश्चन यहां बन गया कि कुब्बतुल इस्लाम क्या है? तो मस्जिद है। इसका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। वही कुतुबुद्दीन ऐबक जिनको भारतीय इतिहास में लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श, लाखों का देवता, है ना। गो करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का, कुब्बतुल इस्लाम क्या है बेटा? मस्जिद है। अब मस्जिद तो जानते ही हैं आप लोग कि मुस्लिम समुदाय के लोग जिस स्थान पर पूजा करते हैं उसको क्या कहा जाता है? आपको मस्जिद कहा जाता है। ठीक है, और कहता कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो है मेहरौली के पास, तो मस्जिद माने मस्जिद इस प्रांगण में, यहाँ मस्जिद है, तो इसी प्रांगण में एक लौह स्तंभ बना गया है। लौह स्तंभ माने लोहा का एक स्तंभ जैसा खड़ा है, इसका प्रांगण है सब। इसी प्रांगण में एक लोहा का स्तंभ बनाया गया है। यह स्तंभ को बनवाया था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन बनवाया था बेटा? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश का प्रतापी राजा था। गो करेंगे, कहा जाता है कि बंगाल पर विजय हासिल किया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश का प्रतापी राजा था, जो बंगाल पर विजय हासिल किया था। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने लौह स्तंभ बनाया था, बनवाया था मेहरौली में।
इसलिए इसको मेहरौली का लौह स्तंभ लेख भी कहा जाता है। ये किस राजा से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय तो नहीं दिख रहा है, लेकिन चंद्र दिख रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्र भी कहा जाता है, ध्यान देंगे तो ऑप्शन के अनुसार बी। चंद्र के मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय समझेंगे, और चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये लौह स्तंभ जो है बेटा लोहा का पिलर गड़ा हुआ है, और इसका विशेषता ये है कि आज इसको 1600 साल हो गया, लेकिन इसमें आज तक जंग नहीं लगा। 1600 साल हो गया लौह स्तंभ का, लेकिन इसमें आज तक जंग नहीं लगा। क्लियर? ये ध्यान देंगे, ये इसकी खासियत है लौह स्तंभ का, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपको मेहरौली में की। ठीक है, गौ करेंगे, इसमें जंग नहीं लगा है अभी तक। समझ गए आप लोग? आगे चलिए बेटा, करा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर इधर आपको कुछ लेख अभिलेख का नाम है। आइए, अभिलेख किनसे संबंधित है? अभिलेख जो कुछ लिखा हुआ मिला बेटा, वो किनके बारे में लिखा हुआ मिला? जैसे आपको कहा जाता है बेटा, आपको इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, अभी हम बोल रहे थे, आपको इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख कहिए या प्रयाग। आपको पता है प्रयाग है बेटा, प्रयोग लिखा गया है। इलाहाबाद कहीं प्राचीन नाम है प्रयाग, अब हो गया प्रयागराज। तो प्रयाग कहिए, प्रयागराज कहिए, इलाहाबाद कहिए, तीनों एक ही चीज है। तो प्रयाग का अभिलेख जो लिखा था कौन? हरिसेन। हरिसेन किसका दरबारी कवि? समुद्रगुप्त का। तो इसमें जो प्रयाग अभिलेख लिखा, उसके दरबार समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में लिखा। इलाहाबाद प्रशस्ति में, प्रशस्ति माने प्रशंसा में लिखा गया पत्र। प्रशस्ति का मतलब होता है एक प्रशस्ति पत्र दी जाती है, प्रशंसा में लिखा गया पत्र। कोई अच्छा काम करता है तो प्रशंसा होती है। तो समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में जो नेक काम किया, इसी के प्रशंसा में इसके दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग में लिखा या इलाहाबाद में लिखा। तो ये इलाहाबाद का संबंध किससे है? समुद्रगुप्त से। आपको भित्री स्तंभ लेख का संबंध है आपको स्कंदगुप्त से। भित्री एक जगह है मध्य प्रदेश में बेटा, वहां से जो लेख मिला है लिखा हुआ, वो भित्री स्तंभ लेख। और इस स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त का वर्णन है, जो कि गुप्त वंश के राजा। बिलसड़ स्तंभ लेख यह मध्य प्रदेश में है, इसमें कुमार गुप्त के बारे में वर्णन है। वही कुमार गुप्त जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, कुमार गुप्त। तो कुमार गुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख है? बिलसड़ का स्तंभ लेख। और मंदसौर का अभिलेख का संबंध है बंधु बर्मन से। कौन बर्मन? बंधु बर्मन। तो आपको सामने सामने मिला देना बेटा, 1 2 3 4। तो ए कट रहा आपका, हाँ ए आंसर हो गया, ए। याद रखिएगा, बिलसड़ भित्री ये सब एमपी में है बेटा। तो ये बिलसड़ स्तंभ लेख का संबंध है कुमार गुप्त से, भित्री का स्कंदगुप्त, मंदसौर का बंधु बर्मन से, इलाहाबाद का समुद्रगुप्त से। आगे चलिए, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? इसका मतलब कि गुप्त वंश के राजा किसके अधीन रहते थे? सामंत कहते हैं किसको? सुन लो। मान लो बेटा कि एक कोई राजा है, समझिएगा, एक कोई राजा है बेटा। इस राजा के दरबार में आपको, एक राजा के दरबार में एक आदमी रहता है बी, एक रहता है सी, जो राजा के कार्यों में सहायता करता है। तो ये राजा ए का सामंत कहलाएगा बी और सी। माने इनके दरबार में, राजा के दरबार में जितने भी लोग रहते हैं वो सामंत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सामंत। तो गुप्त वंश के राजा किसी अन्य राजा के दरबार में रहते थे, अन्य वंश के राजा के दरबार में। वही कह रहा है कि गुप्त मतलब गुप्त शासक, गुप्त वंश के राजा किसके सामंत थे? तो ये थे कुषाणों के। गुप्त देंगे आपको, श्रीगुप्त जो है बेटा आपको कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो कनिष्क कौन वंश का राजा? कुषाण का। तो गुप्त वंश के शासक किसके समान थे? कुषाणों के। कुषाण का नाम सुनोगे आप लोग? कुछ में है, पता है? वो करेंगे कुषाण वंश के प्रतापी राजा कनिष्क थे। बहुत बात बोलने को है, ध्यान देंगे। आपको ये भी जानते होंगे बेटा कि आपको भारत में कुषाण शासकों ने ही सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। भारत में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने ही चलाया। लेकिन सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था भारत में हिंद यावन ने, या हिंद यूनानी।
और भारत में सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चला था गुप्त शासक। तीनों में अंतर है, सोचिएगा। ए गौ करेंगे, गौ करेंगे। चलिए गौ करेंगे, यहां पर समझिएगा। आगे चलिए, यहां करा वो आपको सबसे बड़ा देखने वाला सा रिक्वेस्ट है कि यहां पर गलत कमेंट्स नहीं करें। एक गलत कमेंट्स अच्छी बात नहीं है, आप गलत कमेंट्स नहीं करें। सबसे मेरा रिक्वेस्ट है बेटा, अगर संस्कार बनाना चाहता है तब, अगर तुम बाबा बनना चाहता है तो समझिए कि अपने डूबना चाहता हो, आगे भविष्य को बर्बाद करना चाहता है तो ऐसा कमेंट्स ना करें, हम ये कहेंगे। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। यहां ध्यान देंगे, आपको बता दें कि मौर्य वंश के जो राजा अशोक थे, मौर्य वंश के राजा जो अशोक थे, उनके समय में, उनके क्षेत्र में मगध साम्राज्य में 5 प्रांत थी। 5 प्रांत, 5 गो राज था, हर एक राज की राजधानी थी। इसमें तो 4 प्रांत का नाम लिखा हुआ है। मौर्य काल में, मौर्य वंश, आप जानते होंगे कि मौर्य वंश के राजा शासन किए थे मगध पर। मगध एक क्षेत्र था, वो क्षेत्र आपको 5 प्रांतों में बटी हुई थी। इसमें 4 प्रांत का नाम लिखा हुआ है, एक प्रांत नहीं है, वो प्रांत है कलिंग, जो नहीं है इसमें। बता देंगे, मौर्य काल में मगध साम्राज्य में कुल 5 प्रांत थी, अब 5 प्रांत की राजधानी थी। हम राजधानी को मिलाना है आपको, इधर प्रांत का नाम लिखा हुआ है, इधर राजधानी से मिलाइए। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी कहां थी? तक्षशिला। दक्षिणापथ का राजधानी थी स्वर्णगिरी। अवंती का उज्जैनी। अपराध का प्राचीन नाम है बेटा, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग। और कलिंग की राजधानी थी तोसली। कलिंग की राजधानी कहां थी? तोसली। कलिंग की राजधानी कहां थी? तोसली। चलिए तो मिल गया आपका 1 2 3 4। ये क्या है, ये क्या है समझ गए क्या? ये सब मौर्य काल के प्रांत का नाम है, इधर राजधानी। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलिए वो ब्लॉक हो जाएगा, जो गलत कमेंट्स कर रहा है उनका तो ब्लॉक कर ही देंगे, और आगे यहां पढ़ने थोड़ी देंगे उनको, हम जा देंगे। चलिए गो करेंगे। यहां पर क्या कर रहा है देखिए, यहां पर किस श्रीलंकाई शासक ने करा, किस श्रीलंकाई शासक ने, मैंने कौन श्रीलंका का राजा था, ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। इसका मतलब यह हुआ कि श्रीलंका का कौन ऐसा राजा था जो अशोक के रास्ते पर चला। अशोक जिस सिद्धांत का पालन करता था उसी सिद्धांत को पालन किया। श्रीलंका को वह कौन सा राजा था? तो एक राजा का नाम था तीस। क्या नाम था? तीस। आपको सबको पता है, तीस एगो अशोक का छोटा भाई का भी नाम था, पता है कि नहीं? आपको सबको पता है कि अशोक, आपको पता है कि कितना भाई था अशोक के? 100 भाई था, जिसमें बड़ा भाई कौन था? सुसीम। और छोटा कौन था? तीस। और मंझला कौन था? अशोक। ठीक है, और तो वो करेंगे श्रीलंका के एक राजा थे तीस, जो अशोक के सिद्धांतों का पालन किया। अशोक जिस सिद्धांत का पालन करता था वही सिद्धांत का पालन किया, या अशोक जिस आदर्श को मानता था वही आदर्श को तीस ने माना। तो आंसर कौन होगा? तीस, है ना। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है बेटा? सिलोन। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? सिलोन। चलिए आगे चलिए। अब कनिष्क की राजधानी कहां थी? बोल चुके हैं हम। कनिष्क कुषाण वंश का प्रतापी राजा। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर। पुरुषपुर को ही पेशावर कहते हैं बेटा। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, आपको कहता है कि कनिष्क ने कश्मीर पर विजय हासिल कर कश्मीर में एक शहर बसाई थी, कनिष्कपुर। कौन बसाई थी? कनिष्कपुर। आपको कनिष्क के दरबार में ही चरक नामक एक वैद्य रहते थे। चरक, कनिष्क के दरबार में ही चरक नामक वैद्य रहते थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी। क्या लिखी? चरक संहिता किताब। क्लियर है? हालांकि कनिष्क के दरबार में नागार्जुन भी रहते थे, जिन्होंने माध्यमिक सूत्र किताब लिखी। माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन है, और सापेक्षता का सिद्धांत ऐसे कौन दिया था? आइंस्टीन। और नागार्जुन ने उस सापेक्षता के सिद्धांत को अपने किताब में लिखा। कौन किताब में?
माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र के लेखक कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? आपको कनिष्क के दरबार में। आपको माध्यमिक सूत्र के लेखक कौन? नागार्जुन। नागार्जुन को आपको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है बेटा, भारत का आइंस्टीन। ठीक है, और चलिए बहुत थे, आप आगे बढ़ें। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में, हाँ, सातवाहनों ने यानी सातवाहन शासकों ने, एक सातवाहन वंश थी बेटा, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश था, सातवाहन वंश की सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सिमुक नाम सुने आप लोग? गौ करेंगे। और सातवाहन वंश के प्रतापी राजा थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। सातवाहन शासकों ने ही सबसे पहले शीशे का सिक्का चलाया। क्वेश्चन पूछा गया, सातवाहन वंश के शासकों ने ही सबसे पहले शीशे का सिक्के चलाया, पूछा गया। और जो भूमि दान में देने की जो प्रथा की शुरू हुई, न कहता कितना भूमि दान में दे दिया, तो भूमि अनुदान देने की शुरुआत आपको सातवाहन शासकों ने ही शुरू की थी। भूमि दान में भूमि देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहन शासकों ने की थी। तो सातवाहन शासक पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। काम किया था मैंने किसके दरबार में, किसके समान थे? तो गौ करेंगे चोल होगा आंसर। कौन? चोल। इसका मतलब है कि जब चोल वंश के राजा थे तो उसके अधीन सातवाहन वंश के राजाओं ने काम किया था अधिकारी के रूप में। यानी कहने का मतलब सातवाहन किसके समान थे? कहने का मतलब है कि सातवाहन किसके समान थे? तो आप कहेंगे चोल। सातवाहन किसके समान थे बेटा? चोल के समान थे। चलिए गौ करेंगे, नहीं गौ करेंगे। आपको यहां से पता चला, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हुई है। सातवाहन जो थे बेटा मौर्य के अधीन, मौर्य बता देंगे। सातवाहन जो थे, क्योंकि आपको बता दें कैसे, क्योंकि मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदर्थ। आंसर मौर्य ही होगा बेटा। मौर्य वंश के अंतिम राजा थे बृहदर्थ। गौ करेंगे। और बृहदर्थ को पराजित कर करके सातवाहनों ने आपको भारत में ब्राह्मण वंश की स्थापना की। अब ब्राह्मण वंश में सातवाहन भी आता है, आपको कर्ण भी आता है। आपको सातवाहन वंश, कर्ण वंश का नाम सुनोगे, ये सब आपको ब्राह्मण वंश में आता है, और वो शुंग वंश भी। तो ये सातवाहन आपको मौर्यों के अधीन थे, मौर्य। आंसर बी होगा बेटा, बी। सी को काट लीजिए, आंसर बी होगा। चलिए आगे चलिए। सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलाइए। देखिए इधर राजा के नाम है, इधर वंश का नाम है। बिंबिसार किस वंश के राजा? हर्यक वंश के राजा। कालाशोक भी आपको शिशुनाग वंश के राजा। शिशुनाग वंश की स्थापना से शिशुनाग ने की थी, लेकिन शिशुनाग वंश का दूसरा राजा कालाशोक बना था। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, और बिंदुसार का संबंध था मौर्य वंश से, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, अशोक का बाप था। तो मिल गया। इधर राजा का नाम है, और राजा का संबंध किस वंश से है, तो समझ गए आप। इसमें कोई टेंशन नहीं, तो मिला लीजिए। ए का 1, बी का 2, 2 और सी का 4, सी का 4 यहां हो गया, यानी आंसर बी बेटा। ठीक है। तो बिंबिसार हर्यक वंश का राजा, कालाशोक शिशुनाग वंश का, और महापद्म नंद नंद वंश का, बिंदुसार मौर्य वंश का। आ जाइए। फिर यहां भी मिलाना है आपको, यहां मिलाना है आपको, मिला दीजिए। कहता है बेटा कि चंडी प्रघोत, इनका पूरा नाम है चंडी प्रघोत बेटा। चंडी प्रघोत अवंती के राजा थे। चंडी प्रघोत कहां के राजा? चंडी प्रघोत का नाम सुनोगे। चंडी प्रघोत जो अवंती के राजा थे, अवंती की राजधानी उज्जैनी है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। अवंती एक महाजनपद थी। सबको पता है कि प्राचीन काल में 16 महाजनपद, उसमें एक महाजनपद एक बड़ा क्षेत्र था बेटा। तो उस महाजनपद में अवंती भी थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। और अवंती के राजा थे चंडी प्रघोत। चंडी प्रघोत, इनको पीलिया रोग हो गया था। पीलिया रोग यानी पीरी कहते हैं, जॉन्डिस। पीलिया रोग को पांडु रोग भी कहते हैं। जो जब इनको पीलिया रोग हो गया था तो बिंबिसार के दरबार में रहने वाले एक वैद्य जीवक को भेजा गया था।
इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंडी प्रघोत के पास भेजा था पीलिया रोग के इलाज के लिए। ठीक है, चलिए गौ करेंगे। उदयन जो राजा था ये वत्स का राजा, वत्स की रानी कौसंबी, अब प्रसेनजीत थे कौशल के राजा, अजात शत्रु मगध के राजा। ठीक है, तो गौ करेंगे तो मिला लीजिए चंडी प्रघोत अवंती का, एक का तीन यानी सी हो गया आंसर आपका। ठीक है, मिला लीजिएगा चंडी प्रघोत अवंती का राजा, ठीक है, उदयन वत्स का राजा, हालांकि बाद में मगध का भी राजा बना उदयन। उदयन जो है बेटा अजात शत्रु का बेटा है, अजात शत्रु का बेटा उदयन, वही उदयन जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र का अन्य नाम कुसुमपुर भी है। प्रसेनजीत कौशल के राजा, अजात शत्रु मगध के राजा। मिला लिया आप लोग, चलिए बहुत अच्छा। आ जाइए, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अभी बताया आपको, अभी जवाब दिए हैं, अब जवाब दीजिए आप। अवंती होगा। कहता मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज के राजा की चिकित्सा के लिए यानी इलाज के लिए आपको भेजा था? अवंती के राजा कौन थे? चंडी प्रघोत। कौन सा रोग हो गया था? पीलिया। क्लियर है? ये तो बताए दिए बेटा आपको। देंगे निम्नलिखित में से किस राज में, किस है बेटा, निम्नलिखित में से किस राज में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी तो मगध होगा। मगध होगा। ध्यान देंगे यहां पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, ऐसे में आपको गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो गौ करेंगे आंसर हो जाएगा आपका डी। ये तीनों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था समझते हैं आप लोग? गौ करेंगे ऐसे गणतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत नहीं था। ऐसे आज हमारे यहाँ गणतंत्र किसको कहा जाता है जानते हैं? आज गणतंत्र देश उस देश को कहा जाता है, आज की परिभाषा गणतंत्र देश उस देश को कहा जाता है जहां के मुख्य का चुनाव, हमारे देश के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। जहां के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव, जहां के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, माने वो पद वंशानुगत नहीं है। दो करेंगे इसका आप वंशानुगत समझते हैं? अगर राष्ट्रपति का पद वंशानुगत होगा तो आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और उसकी हटेंगे तो इनका बेटा आएगा। अगर वंशानुगत होगा तो, लेकिन वंशानुगत है क्या? नहीं है। तो जिस देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आपको चुनाव होता है वो देश को गणतंत्र देश कहते हैं, और जिसमें राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है देंगे वो हो गया आपको वंशानुगत। वो करेंगे गणतंत्रात्मक कहेंगे, उन्हें राजतंत्रात्मक कहेंगे। राजतंत्रात्मक व्यवस्था आपको वंशानुगत होती थी। तो ये समझेंगे आप। तो ये मगध जो था बेटा ये सब आपको तीनों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इसका मतलब आपको तीनों में कपिलवस्तु में जो राजा बनते थे तो उनके बाद यानी ये सब पद आपको वंशानुगत नहीं था। ये तीनों में राजा का पद वंशानुगत नहीं था। अब मगध में तो था कि जैसे बिंबिसार हटा तो इसका बेटा अजातशत्रु बना, अजातशत्रु हटा तो बेटा उदयन बना ना आपको। तो गौ करेंगे तो मगध में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। गौ करेंगे यानी जहां पर आपको वंशानुगत नहीं हो पद, जहां पर पद वंशानुगत नहीं हो या अनुवांशिक नहीं हो, गो करेंगे वो हो गया जहां नहीं हो, गो करेंगे वो हो गया गणतंत्रात्मक। तो तीनों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी और यहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। आंसर मगध हुआ बेटा। चलिए यहीं पर छोड़ते हैं आप लोग को। जय हिंद, जय भारत।